मार्शल पी के काफ़ी सारे जो लोग थे उनके मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि जो वो ऐप है उसमें मुझे वीडियो समझ में नहीं आते। देखो मैंने एक अल्टरनेटिव निकाली है, या कहूँ तो मुझे याद आया कि हमारे पास एक हमारा फेसबुक पेज था, है ना। उस फेसबुक पेज में मैं वन से अपलोड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से सीरीज। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो वहाँ पे चले जाना। बाकी जो उस वाले ऐप में है वो टेलीग्राम में मैंने पूरे नंबर्स डाल रखे, तुम उस नंबर के थ्रू अगर सर्च करोगे तो तुम्हें वो एपिसोड मिल जाएंगे। बट क्योंकि तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं फेसबुक पेज पे उन्हें एक साथ एक लाइन से अपलोड कर दूंगा, ताकि मिल जाए। क्योंकि फेसबुक पेज मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई रूल है उसमें कि वो कोई स्ट्राइक स्ट्राइक मारेगा। तो अपन उसमें अपलोड कर सकते हैं मास लेवल पे, है ना। तो 1 से 20 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं अभी। तो जैसे स्टार्टिंग से देखनी है या जैसे कि पास स्टार्टिंग से एपिसोड नहीं है वो वहाँ जा सकता है। बाकी मैं टेलीग्राम में भी बता दूंगा। आओ चलते हैं इस एपिसोड की तरफ और बात करते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब जो झोडियान होता है उसने आर्मी इकट्ठा कर ली थी और माउंटेन की तरफ निकल गया था, तो उसी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ पे रैंक 11 का अर्थ टर्टल बैटल लड़ रहा था और उसे कई फिगर्स घेर के रखे हुए थी। जयसेंग अपनी तलवार से अटैक करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी उससे निकालकर इसका जो कछुआ होता है उसकी गर्दन पे अटैक करता है, क्योंकि इसका वीक बॉडी पार्ट उसका गला ही था। और स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ ये उसका हिडन अटैक काफ़ी पावरफुल था। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है यहाँ पे मुरोंग जियोजियो, जो अपने स्पिरिचुअल वेव का यूज़ करती है और इस टर्टल को हिट करती है, जिससे इस टर्टल के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इसे चारों तरफ से उसने अपने विप से जकड़ रखा था, लेकिन हाँ उसके अटैक में कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चैन मोजी, जिसने अपने फ्लोइंग स्वॉर्ड का यूज़ करके उस पर दे दनादन बिंड अटैक मारे होते हैं और इन बिंड अटैक के साथ उसे हिट किया होता है। तीसरे के बाद यांकाई की बारी आती है, जो कि यहाँ पे अपने फिजिकल बॉडी का यूज़ करके ही इस टर्टल से लड़ रहा था। यानी कि फिजिकल बॉडी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि यांकाई के पास प्रोफाउंड सनलाइट शील्ड थी, यांकाई का डिफेंस स्ट्रॉन्ग था और वो इस टर्टल से डायरेक्ट फिजिकल कॉम्बैक्ट या क्लोज कॉम्बैक्ट कर रहा था, जिससे इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सके। साथ ही वो इस टर्टल से काफ़ी देर से लड़ रहे थे, लेकिन इसे हराने में कैपेबल नहीं थे। दरअसल इसमें किसी की गलती नहीं थी। इस टर्टल का जो डिफेंस था वो बेहद स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए इन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही होती है। वैसे भी यहाँ पे खड़े सभी लोगों में केवल यांका ही था जिसके पास डिफेंस टाइप आर्टिफैक्ट था और यांका इस टर्टल के क्लोज जा सकता था। बाकी लोग दूर से ही अटैक कर सकते थे, इसीलिए वो यहाँ इस टर्टल के क्लोज नहीं जाते। दूसरी तरफ ये जो टर्टल था ये बहुत अजीब था। जब भी कोई पावरफुल या हिडन अटैक होता, ये अपने सिर को अपने सेल के अंदर घुसेड़ लेता और इसका सेल पहाड़ जितना मजबूत था। इसीलिए जैसे ही अटैकों की बमबारी धीमी होती है इसे निकाल लेता। अगर टर्टल की स्पीड स्लो ना होती तो ये कभी भी रैंक 11 के इस मॉन्स्टर बीस्ट को घेरने या उससे अटैक करने का बिल्कुल ना सोचते। तभी इस टर्टल ने जैसे ही अपना सिर निकाला होता है, अचानक इसकी बॉडी झिलमिलाने लगती। सभी को रियलाइज हो गया था अब टर्टल अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, जो देखकर जिया सेंग हो, चाहे जिया वाई हो, मुरोंग जियो हो, चैन मोजी हो, सभी अपने अपने अटैक प्रिपेयर करते हैं और पावरफुल स्ट्राइक सीधा इसके सिर पे कर देते हैं। ये देखकर यांकाई तुरंत ही वहां से अपना जो आफ्टर इमेज होता है छोड़ता है और पीछे हट जाता है, ताकि वो इस अटैक के इम्पैक्ट में ना आ जाए। टर्टल यांकाई पे अटैक करता है और ये अटैक टर्टल को हिट होते हैं। सेम टाइम पे एक ब्लास्ट की आवाज, चारों तरफ धूल ही धूल बिखर गई थी। मतलब आंखों में धूल झोंक दी गई थी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब ये धूल गायब होती है तो हमें एक छोटे से दाने के आकार का पीला सा एक पर्ल दिखाई देता है और आखिरकार ये रैंक 11 के पीक मॉन्स्टर का सोल एसेंस था। हालांकि जीत का खजाना सामने आया ही था, फिर भी लेने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करता। इसके बजाय सभी के माथे पे सिकन और चिंता थी और वो वहीं खड़े हुए थे। मानो हर किसी के चेहरे पे आए बदलावों ने उन्हें यह बताया कि यह फायदा उनके फायदे के लायक नहीं था। तभी जिया सेंग कहता है इस जगह पर तो हमारा पुराना बैटल एक्सपीरियंस कुछ भी काम नहीं आएगा। यहाँ तो हम अपनी कोई यूज़ नहीं कर सकते और हमारा एक्सपीरियंस कोई से फाइट करने का है। जिस पे जाओ भाई कहता है हाँ ऐसा लगता है यहाँ पे लड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा बंधा हुआ सा फील हो रहा है। तभी मोरंग जियो जियो कहती क्या ऐसा हो सकता है, इसलिए क्योंकि हमारी सोल बॉडी है। जिस पे चैन मुजी कहता है शायद आखिरकार ये सोल बॉडी में थे तो कुछ टेक्निक्स यूज़ नहीं कर सकते थे, तो कुछ आर्टिफैक्ट यूज़ नहीं कर सकते थे। अब इन बैंड के घोड़ों की आदत हो गई थी पानी पीने की, तो ये मिरिंडा कहाँ तक पियेंगे, वही वाली हालत थी। इनके पास अब रिस्ट्रिक्शन थी, ये कुछ लिमिटेड ही बैटल स्किल्स यूज़ कर सकते थे, लिमिटेड आर्टिफैक्ट यूज़ कर सकते थे, इसलिए जो नॉर्मल वेपन यूज़ करते थे वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो इन्हें बंधा हुआ महसूस हो रहा था। अबे घंटे के साउथ के हीरो हो, हमारे यांकाई को देखो, वो है असली साउथ का हीरो। हाथ में चाकू आ जाए, डंडा आ जाए, फरसा आ जाए, तार आ जाए, अबे कुछ भी आ जाए वो उससे लड़ लेता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
साथ ही इसके अलावा जो सोल टाइप बैटल है, ऐसे बैटल्स लड़ने में आमतौर पर जो वॉरियर्स होते हैं अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आपकी सोल डैमेज हो गई तो आप पूरी जिंदगी के लिए चूतिया हो जाएंगे, है ना, भंड आदमी बन जाओगे। जिया सिंह तुरंत ही कहता है, ऐसा लगता है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए अभी काफ़ी गुंजाइश है, हमें काफ़ी कुछ सीखना होगा। जिसके बाद वो उस सोल बीड को देखते हुए कहता है, ब्रदर चैन मुची, आप आगे बढ़िए और उसे रख लीजिए। और फिर यांग की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर यांग आपको कोई आपत्ति तो नहीं? जिसमें यांग कहता है, नहीं नहीं रख लो कोई बात नहीं। चैन मुजी तुरंत ही उसे लेकर रिफाइन करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद उसे रिफाइन कर लेता है। क्लियर था कि चैन मुजी की सोल इससे थोड़ा स्ट्रांग हुई थी और वो काफ़ी खुश था। आखिरकार रैंक 11 के मोस्टर बीस्ट का ये कोर था। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और 2 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। 2 दिनों में यांग और अदर लोगों ने हेवनली डेमन माउंटेन में एक दूसरे का साथ निभाया, कई मॉन्स्टर्स को मारा, लेकिन वे हर बार उन्हें सक्सेसफुली मार कर जैसे ही गिराते थे तो लूट जो होती थी वो आपस में बांट लिया जाता था। यहाँ पे आंका ने कुल मिलाकर 9 रैंक 9 के मॉन्स्टर्स को मारा था, 5 रैंक 10 के मॉन्स्टर्स को और 2 रैंक 11 के मॉन्स्टर के सोल सोर्स को अब्जॉर्व किया था। इसलिए जब उन्होंने पहली बार इस जगह पर एंटर किया था तब से लेकर अब तक के टाइम में इनकी जो सोल पावर थी वो थोड़ा स्ट्रांग हो गई थी। सभी को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ था। एग्जाम्पल के लिए चैन मुजी जिसकी सोल पावर सबसे कमज़ोर थी उसका ग्रोथ सबसे क्लियर दिख रहा था। हेबेली डेमन माउंटेन वास्तव में अनगिनत मॉन्स्टर से भरा हुआ था। ये मॉन्स्टर फ्रीली यहाँ पे घूमते रहते थे, किसी को भी पकड़ो, मारो, काटो, पेलो, खाओ, यही यहाँ पे चल रहा था। साथ ही कोई भी ज़्यादा मजबूत मॉन्स्टर इनके सामने नहीं आया था और शायद ये इसलिए भी था क्योंकि ये लोग जहाँ घूम रहे थे वो माउंटेन का आउटर एरिया है। अब क्योंकि इनकी फट इस चीज़ पे रही थी कि अगर अंदर गए और ज़्यादा और रैंक 12 का मॉन्स्टर मिल गया तो, क्योंकि 11 से लड़ना इतना मुश्किल है, 12 वाला तो पेल देगा। तभी आगे कहता है तब हम भाग जाएंगे यार, उससे लड़ेंगे थोड़ी, चूतिया थोड़ी हो तुम लोग, मतलब बॉडी छोड़ गया हो, दिमाग भी छोड़ा है क्या? अबे कौन लड़ता है रैंक 12 के मॉन्स्टर से? जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि चलो यार अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वैसे भी हरे हरे पेड़ थे, सुंदर सुंदर एरिया था, बगल में झील थी, पानी कल कल बह रहा था, तो ये लोगों का मन होता है कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। ये लोग बैठ जाते हैं, कुछ देर आराम करते। तभी जैसे कहते भाई अपने पास एक आइडिया है, तो बाकी लोग कहते हैं हाँ भाई बोल दे क्या आइडिया है। तभी जिया भाई तुरंत ही कहता कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता ना बड़ी कि हम लोग अलग अलग जाएं और अपनी अपनी लूट लूटें और इंजॉय करें और मार दिए जाएं या मर जाएं। जिस पे जिया सिंह हंसते हुए कहता बेटे जी तू तू मेरी लुगाई होता, अगर लड़की होता तू मुझे सबसे अच्छे से समझता है यार। देख अपन काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, है ना, तौर तरीके अपन को पता है, तो अब चूज़ किया जा सकता है यार। तो अपन नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होते हैं ना, है ना, मतलब अलग अलग चलते हैं। हालांकि 5 लोग साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन अगर अलग अलग काम करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। वैसे भी एल्डर गांव ने कहा हमारे पास इस दुनिया में केवल एक ही महीना है, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हालांकि सेफ्टी के लिए से साथ रहना सबसे अच्छा है, लेकिन देखो हम जब खतरे में होंगे तभी तो हमारी ट्रू स्ट्रेंथ रिवेल होगी, हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। इसीलिए अलग अलग चलना ही बेटर है। तो तुम अलग जाओ, मैं अलग जाता हूँ, हम सब अलग अलग जाते हैं। जो देखकर जावा एक पल के लिए झिझकते हुए कहता है वो ठीक है मैं एग्री हूँ। मूरंग जो एक पल के लिए ज़्यादा सोचती है और फिर कहती है वो ठीक है मैं भी एग्री हूँ। जिसके बाद जिया सेंग चैन मुजी की तरफ देखता है और चैन मुजी स्माइल करते हुए कहता है सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि हाँ मेरी सोल पावर सबसे कम है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से जानता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाया तो भी भाग तो जाऊंगा ना। जिसके बाद ये लोग मुड़कर यांग काई की तरफ देखते हैं। यांग काई तो कंधे में तलवार रखे वैसे भी बैठे हुआ होता है कि मैं तो पहले से रेडी था, मैं तो तुम चूतियों के साथ इसलिए था क्योंकि राइटर अब तक मुझे तुम्हारे साथ घुमा रहा था, वरना तो मैं नोवेल की स्टार्टिंग में ही तुम्हें छोड़ के भाग गया होता। चलो अलग हो जाते हैं। हालांकि अगर ये साथ रहने पर जोर देते तो यांग इनके साथ कॉपरेट करता, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिल रहा है अकेले जाके ट्रेवल करने का तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही महीना और यांग का ये 1 महीना नहीं गंवाना चाहता था, पूरा का पूरा यूज करना चाहता था। वैसे में इन लोग के साथ होने के कारण यांग काई कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिसे यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अगर अकेला होता तो यांग काई के लिए वो ट्रम्प कार्ड होते। जिया सेंग तुरंत ही कहता ठीक है तो फिर मैं सभी को बेल विशेस देता हूँ, कांग्रेचुलेसन, मुझे उम्मीद है सब लोग अच्छा काम करेंगे और अच्छी अच्छी फसल इकट्ठा करेंगे। और ऐसा कहे तो वो तुरंत ही कहती है मूरोंग जोजो कि बिग ब्रदर आप लोग सावधान रहिएगा। तभी यांग काई कहता है सिस्टर मूरोंग को भी सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद ये 5 लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और 5 अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। हालांकि इनमें से 3 लोग पहले भाग गए थे, अब यहाँ पर केवल जिया सेंग और यांग का ही बचे थे। जिया सेंग मुस्कुराते हुए यांग का की तरफ देखते हुए कहता ब्रदर यांग आप कौन सा रास्ता चूज करने वाले हैं? जो देख के यांग का कहता
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ये वाला। जिस पे जिया सेंग कहता, ओह आप माउंटेन के डीप जा रहे हैं। जिस पे मुझे भी लालच हो रही, लेकिन मैं भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। एल्डर गांव ने बताया था कि अंदर खतरा ज्यादा हो सकता है। तभी आगे इस्तेमाल करते कहता, मैं लालच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उतना ही खाऊंगा जितना मैं पचा सकता हूँ। जिस पे जिया सेंग कहता है, फिर यही अच्छा होगा। और इतना कहकर जिया सेंग हवा में गायब हो गया था। हालांकि जिया सेंग जिस डायरेक्शन में उड़ा था वो भी माउंटेन का डीप ही एरिया था, बट यांकाई की अपोजिट डायरेक्शन थी। वो डायरेक्शन नहीं थी जहाँ पे यांकाई ने इशारा किया था। उसे जाते हुए देखकर यांकाई भी जल्दी यहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए यांकाई कहता है, अब मौका आ गया है कुछ बड़ा करने का। पता नहीं क्या बड़ा करने वाला है, बट कुछ तो करेगा ये बंदा। देखते हैं हम उसी टाइम पे हेवनली डेमन माउंटेन के किनारे पर सैकड़ों लोगों का एक ग्रुप आइकॉनिक तरीके से एक खाली मैदान में रुका हुआ था। देखने पे साफ तौर पर पता चल रहा था ये किसी आर्मी की टुकड़ी है, क्योंकि ये 100 के 100 लोग बेल लाइन अप थे, अच्छे से खड़े थे, अच्छे से चल रहे थे, एकदम डिसिप्लिन के साथ। यानी कि कोई आर्मी की ही टुकड़ी थी। साथ ही इसी ग्रुप के बीचों बीच एक बड़ा सा झंडा लहरा रहा था, जिसके झंडे के ऊपर एक टाइगर बना हुआ था जो पहाड़ से नीचे उतर रहा हो, और उसके ऊपर एक बड़ा सा वर्ड लिखा था, झोउ। यह डिवाइन एसेंशन कंट्री के झोउडियान की अपनी पर्सनल आर्मी थी जो उसे मिली हुई थी। इस समय झोउडियान स्नो व्हाइट 9 सींगों वाले एक जानवर के ऊपर सवार था जो कुछ हद तक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। उसने कोई आर्मर नहीं पहन रखा था, नॉर्मल कपड़े जिसमें उसके 6 पैक दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद वो माउंटेन के नीचे पहुंचता है। हमें दिखाया जाता है झोउडियान जो तुरंत ही कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे दोबारा आ पाऊंगा। लगभग 2000 साल बीत गए, कितनी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। कलुआ, ललुआ, पिलुआ, भड़वा। उसने 4 नाम लिए थे ना, 4 नाम क्या जानोगे, क्या करोगे जान के, यही नाम ठीक है। चारों लोग एक साथ आते हुए कहते हैं, सबऑर्डिनेट यहाँ पर हैं। चारों फर्स्ट लेवल के एम्परर लेवल के वॉरियर थे। झोउडियान के सबऑर्डिनेट और पावरफुल वॉरियर थे। झोउडियान उन्हें अपने साथ लेके आया था क्योंकि एम्परर के ऑर्डर पर वो आया था कि किसी ऐसे पर्सन को पकड़ना है जिसके कारण डिजास्टर स्टार अपेयर हुआ है। हालांकि यहाँ पे 3 लौंडे और एक छोरी थी, जिसमें ललुआ छोरी थी जिसका नाम था लियानयान। बाल कमर तक आ रहे थे भाई, इतनी प्यारी लग रही थी ना कि बस ना पूछो तुम। अब दूसरी तरफ इन्हीं के साथ एक छोटा बच्चा सा भी था जिसका नाम भड़वा था। उसका रियल नाम बान किंग था। ये एकदम मर्डरस औरे से भरा हुआ था, इतना कि अगर झोउडियान भी अलर्ट ना हो ना तो झोउडियान के नजदीक जाके इसी के कलेजे में चाकू उतार दे। ऐसे ही बाकी लोग भी थे, कोई सुंदर लग रहा था तो कोई कमीना लग रहा था। मैं इनकी रूप रंग की ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन इन चारों को इमॉर्टल एसेंशन मिरर के वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर पर्सन्स माना जाना चाहिए। हालांकि जब से झोउडियान के सामने थे तो उनकी ताकत थोड़ा वीक लग रही थी, बुद्धि फीकी पड़ी हुई थी और ग्लोरी भी थोड़ा फीकी पड़ी हुई थी। लेकिन वे लोग यहाँ पे आते हैं और इसके बाद 4 अलग अलग डायरेक्शन में जाकर माउंटेन की खोजबीन करने लगते हैं। वो झोउडियान का ऑर्डर था कि 4 अलग अलग डायरेक्शन में जाओ और इस डिजास्टर स्टार को खोजो। जो देखकर वो चारों कहते हैं, हाँ हाँ। आर्मी को भी 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था और ये लेकर भाग गए थे। झोउडियान भी यहाँ अकेले ही बैठा हुआ होता है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और झोउडियान के बाल हवा में लहराने लगते हैं। जिसके बाद झोउडियान अपने ड्रैगन वाले जानवर को कहता है, चल बिड़ू आगे, ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हैं। ये मॉन्स्टर ओबीडियंट होकर इसकी बात मान रहा था, लेकिन ओल्ड टाइम पे झोउडियान को इसे मनाने के लिए, इसे एग्री कराने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एफर्ट मारने पड़े थे। हेवनली डेमन माउंटेन के डीप में जाते हुए झोउडियान की आंखें मिस्टीरियस तरीके से कांप रही थी, उनमें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी। मानो इस माउंटेन में कोई ऐसा ओपोनेंट हो जिसके बारे में वो काफ़ी इंटरेस्ट रखता है और उसका इंतजार कर रहा हो। दूसरे भी आंखें और अदर लोग क्योंकि माउंटेन के बाहर माउंटेन में कल्टीवेट कर रहे थे, अपना इनहेरिटेंस इकट्ठा कर रहे थे, मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, तो बाहर क्या कुछ हुआ उन्हें नहीं पता था। साथ ही हम इस समय देखते हैं यांकाई को जो कि थंडरसियान बुल्ब से लड़ रहा था, जो रैंक 10 का एक मॉन्स्टर था। इसकी बॉडी में चमक रही जो थंडर थी ना, वो इतनी डिस्ट्रक्टिव थी कि यांकाई खुद चिंता में आ गया था। इस समय वो इसकी अपनी फिजिकल बॉडी में भी नहीं था, स्पिरिचुअल बॉडी थी, और अगर उसे चोट लग जाती तो ठीक होना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि उसके पास अपनी तसल्ली के लिए अभी भी ये था कि उसके पास सोल वार्मिंग लोटस है जो कि उसकी मदद करेगा, तो ज़्यादा बड़े झटके अगर नहीं है तो यांकाई निकल सकता है। हालांकि यांकाई कैसे पर्सनली लड़ने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वो जिया सेंग के साथ जब लड़ रहा था तब अपनी टेक्निक का यूज़ कर रहा था और फिजिकल बॉडी के साथ क्लोज कॉम्बैट कर रहा था, बट
अब यांकाई का कोई इरादा नहीं था, अब तो यांकाई अपनी हिडन टेक्निक्स को यूज कर सकता था। दूसरी तरफ थंडर सियान वुल्फ को भी ये रियलाइज हो गया था कि यांकाई से निपटना आसान नहीं, इसीलिए वो यांकाई से एक सेफ डिस्टेंस बनाए हुए था, दांत निकाल रहा था और दहाड़ रहा था कि शायद यांकाई को दहाड़ कर ही डरा के भगा देगा। तभी यांकाई कहता है, बाहर आ जाओ चिलगोजो, आज तुम्हारा दिन है। इतना कहते ही अचानक ही एक काला सा बादल छा जाता है यांकाई के सामने। उस काले बादल के अंदर छोटे छोटे ब्लैक डॉट होते हैं। तो बैन के घोड़े काले के अंदर काले डॉट दिख कैसे रहे तुझे? क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और ये सोल डिवोरिंग इंसेक्ट थे। पर यांकाई तुरंत कहता अब इनका नाम बदलकर सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट रखना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीड़ों के ये जो झुंड होते हैं तुरंत ही अपना ईविल ऑरा अनलेस करते हैं। बहुत खतरनाक ईविल ऑरा था बे इनका। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट तो देख रहा होता है कि क्या मनहूस चीज है ये जो मेरी तरफ भेजी गई है। बंदे को पल्ले तो नहीं पड़ा था, लेकिन क्योंकि चुल होती है हर किसी में कि हमारे इलाके में हो, तो थंडरबोल्ट को भी ये लगा कि मेरे इलाके में मुझसे चौड़ा हो रहा है, अटैक करेगा। तो पंजा आगे बढ़ा के वो कूद पड़ता है। अब इसे यही नहीं करना था पर इसने कर दिया। ये जो झुंड होता है इंसेक्ट का, ये बिखर जाते हैं और चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। बेचारा कलुआ हमारा मारा जाएगा। सिल्व ये जो सियान वुल्फ था, इसे रियलाइज हो गया था कि कुछ तो गलत कर दिया मैंने। ये तुरंत ही यूटर्न मारता है और एक झटके में पैर नीचे, पूरी बॉडी मुड़ी, भागा। लेकिन यांकाई कहता जाएगा कहाँ, अब तो मेरे कीड़े तेरे पीछे पड़ चुके हैं बेटे, तू तो अब गया। दूसरी तरफ ये जो सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट थे, इसकी हड्डियों में घुस जाते हैं, हड्डियां तक निगल लेते हैं, पूरी बॉडी को ढक लेते हैं। बेचारा सियान वुल्फ दर्द से चिल्ला रहा था। इसकी चिल्लाने की आवाजें भी कोई नहीं सुन पा रहा था और बंदे के साथ बहुत बुरा वाला बलात् चमत्कार हो गया। हालांकि यांकाई ये देखकर हैरान था कि इन इंसेक्ट की पावर बढ़ी है, लेकिन वो ये देखकर भी हैरान था कि इतनी भी नहीं बढ़ी है। हालांकि यांकाई ने इन्हें काफ़ी लो लेवल से पाला था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, लेकिन उन पे इसने यांकाई ने ज़्यादा एफर्ट नहीं मारे। इसे ज़्यादातर टाइम इसने सोल बार्मिंग लोटस में ही रखा था, जिसके कारण इनकी पावर खुद बढ़ती रही। इन्होंने खुद को एवॉल्व किया। यांकाई इसमें कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया था, इसीलिए वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर हाँ पिछली बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी तरफ रैंक 10 का मॉन्स्टर कितना ही मजबूत होता है, ओरिजिन किंग लेवल का आउटर वर्ल्ड होता है, यांकाई एक चपेट में मार देता, पर क्योंकि ये सोल बॉडी थी यांकाई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ क्योंकि ये डिवाइन एसेंशन मिरर वर्ल्ड था जो कि सोल पावर के लिए ही बना था, यांकाई को लगा कि यह सबसे अच्छा मौका है अपने सोल ईटिंग इंसेक्ट की पावर बढ़ाने का, क्योंकि यह तो उनके लिए हेवन होना चाहिए था और आगे फ्यूचर में ये यांकाई के लिए ट्रम्प कार्ड भी बन सकते थे। इसीलिए अब यांकाई का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि मुझे ये इंसेक्ट पालने हैं, ये मेरे पालतू इंसेक्ट होंगे, बदले में मैं इन्हें इंसानों की आत्माएं खिलाऊंगा। वैसे भी इंसेक्ट मारते तो इस भेड़िए की जो एनर्जी है वो इसे अब्जॉर्ब कर पाते, लेकिन अगर यांकाई मारता तो इस वुल्फ के मरने के बाद इसकी ज़्यादातर जो सोल पावर है वो इसी वर्ल्ड में फैल जाती और यांकाई को सिर्फ वो सोर्स क्रिस्टल मिलता। पर इस तरीके से अब यांकाई पूरा 100% एनर्जी का यूज़ कर सकता था, जिसके बाद यांकाई ऑर्डर देता और ये जो इंसेक्ट होते हैं चुपचाप यांकाई के सोल सी में लौट जाते हैं। यांकाई उस डेड बॉडी के पास पहुंचता है और उसे अपनी आस्तीन से उड़ा देता है। मटर के दाने के आकार का एक येलो कलर का क्रिस्टल यांकाई को मिलता है, जिसे अब्जॉर्ब करने के बाद यांकाई फिर से आगे बढ़ जाता है। यांकाई को लगा ये तरीका काफ़ी आसान है, बस उसे किनारे पर खड़ा होना है और बीस्ट के मरने का इंतजार करना है और उसे अब्जॉर्ब कर लेना है। तो यांकाई के लिए चीज़ें काफ़ी आसान थी। अकेले बढ़ते हुए यांकाई को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी, लड़ना भी नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया यांकाई को और इंटरेस्ट होता गया। मूल तौर पर सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट ये बेहद अजीब एनर्जी से भरे हुए थे और मॉन्स्टर की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए धीरे धीरे म्यूटेट और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। जो देख के आगे कहता है ये जगह तो इनके लिए सच में ट्रेजर है, चारों तरफ एनर्जी और ये चारों तरफ की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैच 2 दिनों में यांकाई ने सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट का यूज़ करके कम से कम 70-80 मॉन्स्टर मार डाले थे, जिनमें से पूरे मॉन्स्टर इंसेक्ट द्वारा ही मारे गए थे। यांकाई ने उनके सोल सोर्स को जरूर अब्जॉर्ब किया था, जिससे यांकाई का डिवाइन सेंस पहले से ही 3rd लेवल के दाव सोर्स लेवल पर था, ये और स्ट्रॉन्ग हो गया था। साथ ही सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट की पावर भी सुधर रही थी। पहले इन्हें सियान वुल्फ को मारने में कम से कम चाय पीने जितना टाइम लगा था, लेकिन अब शायद आधे से भी कम। ये कुछ सेकंडों में या मिनटों में ही उसे मार दे रहे थे। वैसे भी गाओ शूटिंग के अकॉर्डिंग अगर तुम रैंक 10 के मॉन्स्टर के सोल सोर्स को अब्जॉर्ब करते हो तो ये कम से कम 7 से 8 दिन के कल्टीवेशन के बराबर था। तो महज 2 दिनों में यांकाई ने 70 से 80 मतलब अब्जॉर्व किए थे, तो ये 3 से 4 साल तक कल्टीवेट करने के बराबर थे। रैंक 11 का मतलब लगभग 20 से 25 दिन के बराबर। तो अगर यांकाई को वो मिल जाए तो फिर क्या ही कहने की बात थी।
साथ ही यांकाई को कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ रहा था, कोई सोल भी यूज़ नहीं करनी पड़ रही थी, कोई पावर भी यूज़ नहीं करनी पड़ रही थी। अगर वो जियासेंग के साथ होता तो चीज़ें बंटवारा करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, लड़ना झगड़ना पड़ता, फायदा भी नहीं होता। इसीलिए यांकाई को लगा कि सबसे होशियारी वाला डिसीजन था ये। एक दिन बाद रैंक 11 के मॉन्स्टर बीस्ट के बचे हुए सोर्स से सोल को अब्जॉर्ब करने के बाद यांकाई की बॉडी कांप उठती है और वो अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा सिकोड़ता है। इस पल यांकाई को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी। किसी अननोन रीजन से उससे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही कहता है, क्या ये मेरी सेंस शक्ति की लिमिट आ गई है? यांकाई घबराता नहीं है, थोड़ा सोच विचार करता है, बॉडी को स्कैन करता है, रीजन पता लगाता है। वैसे भी गाओ शूटिंग ने उससे पहले ही कहा था कि अगर एक लिमिट तक पहुंच जाओ तो उसके बाद इन्हें अब्जॉर्ब मत करना, वरना बॉडी पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये है तो आउटर पावर ही। तो यांकाई को लगा कि शायद ये उसकी लिमिट होगी। आखिरकार 3 दिनों में उसने कम से कम न जाने 100 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स मार डाले और उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया। यांकाई के अकॉर्डिंग जियासेंग और अदर लोगों को तो इसका 5वां हिस्सा भी नहीं मिला होगा। हालांकि इसी बीच जियासेंग और अदर लोगों की हर लड़ाई के बाद वो कुछ देर आराम करते थे, अपनी एनर्जी रिकवर करते थे, तो उन्हें टाइम भी काफ़ी लग रहा था। पर यांकाई को तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा था। यांकाई तुरंत ही कहता है, यार ये तो फिर काफ़ी दुख की बात है। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता तो फ्यूचर में मेरे लिए पावर बढ़ाना आसान हो जाता और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि अब ये नौबत आ ही चुकी थी तो यांकाई अब और अब्जॉर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन यांकाई अपनी स्पीड स्लो नहीं करता, बल्कि आगे बढ़ता ही रहता है। हालांकि वो अपनी बॉडी और सोल सोर्स को अब्जॉर्ब करने में समर्थ था, लेकिन कम से कम ये अपने सोल ईटिंग इंसेक्ट की पावर को बढ़ाने के लिए तो यूज़ कर ही सकता था ना इन्हें। जैसे जैसे यांकाई माउंटेन के डीप जाता जा रहा था, अब जो मॉन्स्टर उसे मिल रहे थे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। शुरू में जब जियासेंग और अदर लोगों से वो अलग हुआ था तब उसे केवल 8-7 रैंक के मॉन्स्टर मिलते थे। थोड़ा अंदर आने पर 9-10, अब 10 नंबर के मॉन्स्टर भी नॉर्मल हो गए थे। यांकाई को लगा कि और डीप गया तो शायद रैंक 10 के मॉन्स्टर भी दिखाई देना बंद हो जाए और 11 के दिखने लगे। इसीलिए यांकाई थोड़ा शांत होता है, देखता है यहाँ का पूरा जंगल भी शांत था। तभी अचानक उसने पाया कि पेड़ हिल रहा है और कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस डायरेक्शन की तरफ देखता है तो सीरियस हो जाता है। उसे हूला हू जैसी आवाज़ आई थी और पेड़ और जंगल के बीच जैसे ऐसा महसूस हुआ कोई चीज़ गिरी हो और उसे कुचला जा रहा हो। कुछ ही पलों बाद पर्पल कलर की एक लाइट यांकाई के सामने चमकती है, जो देख के यांकाई चौंक तो कहता है, अबे किसने अटैक कर दिया बिना बताए। तभी यांकाई देखता है एक छोटा सा जानवर, इतना था आधा पौआ बराबर, यांकाई के सामने आता है। ये पर्पल कलर की एक गिलहरी थी जो रैंक 9 की थी। यांकाई के पास आ रही होती है, जैसे मानो जिंदा बचने के लिए अपने एफर्ट्स मार रही हो। यहाँ आए हुए यांकाई को काफ़ी टाइम हो गया तो उसने इस एरिया में रैंक 9 का मॉन्स्टर नहीं देखा था। यांकाई को लगा ये यहाँ पे कैसे आ गई, पर एक बात तो तय थी कि जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। और पलक झपकते ही जैसे ये यांकाई को खोजती है, यांकाई के पीछे ही छिप जाती है। साथ ही इस गिलहरी की आंखें बिल्कुल हैरानगी से भरी थी जब इसने यांकाई को देखा। यांकाई ने देखा कि ये उसे ऐसे घूर रही है जैसे मानो एकदम हैरान हो और उसने लाइफ में कुछ नया खोज लिया हो। यानी कि एक बात तो तय थी कि इस रैंक 9 के मॉन्स्टर के पास कुछ कॉन्शियसनेस भी आ चुकी थी। यांकाई ने पहले जिन मॉन्स्टर्स को मारा था उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, भले ही चाहे वो कितने भी हाई लेवल के हों, लेकिन ये मॉन्स्टर गिलहरी थोड़ा अलग लग रही थी। यांकाई ने हालांकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अभी ध्यान उस चीज़ पे देना था कि इस गिलहरी का पीछा कर कौन रहा है। तभी पेड़ों से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और यांकाई के सामने एक चपटा सा सिरा प्यार होता है जो नुकीले स्केलों से भरा हुआ था। चेहरे पर बने लाल कलर के निशान बेहद खूंखार लग रहे थे। यह कुछ और नहीं होता बिडुलों को फुसफारने वाला एक बड़ा सा डेमन पाइथन होता है। और किसी अननोन रीजन के साथ इस गिलहरी को फॉलो करते 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 ये यांकाई तक पहुंच गया था और यांकाई को गुस्से से घूरा था कि तूने मेरी गिलहरी चुराई है। जो देख के यांकाई पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना अच्छे से जानती हो, है ना। यांकाई की बात को सुनकर तो गिलहरी अपना सिर नीचे करके पेड़ के पीछे वापस से छिप जाती है, जैसे मानो वो उस तरफ देखना भी ना चाहती हो कि यांकाई उस अजगर को भगा पाएगा या नहीं भगा पाएगा। तभी यांकाई कहता है, पहले मैं उससे निपट लूँ, बाद में तुमसे निपटूंगा। ऐसा कहते हुए यांकाई मुड़ता है और उस ड्रैगन की तरफ देखता है, अजगर की तरफ देखता है। क्योंकि अब अजगर के पास अपना शिकार छोड़ने का कोई रीज़न नहीं था तो वो यांकाई से लड़ने को तैयार हो गया था। उसे भी रियलाइज़ हो गया था कि यांकाई से निपटना आसान नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत अटैक नहीं किया, बल्कि वो यांकाई को घूर रहा होता और फुफकार रहा होता है। यांकाई ने महसूस कर लिया था कि इस अजगर का भी जो सेंस है वो ठीक ही ठाक है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे सीरियस लेना पड़े। साथ ही अजगर उसे अब तक के मिले सभी पावरफुल डेमंस में से पावरफुल लग रहा था। एनर्जी का फ्लक्चुएशन 11 रैंक के पीक पर लग रहा था, यानी एम्पर लेवल के मास्टर के बराबर। यानी कि ये जो पाइथन था ये एम्पर लेवल की स्टेज पे पहुंचने के बिल्कुल क्लोज था और ब्रेक थ्रू करने के लिए इसे बॉस कुछ और हंटिंग करने की जरूरत थी। हालांकि थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद अब ये जो अजगर होता है वो अपना पेशेंस खो देता है और यांकाई की तरफ झपट पड़ता है। लेकिन होता वही है, यांकाई के चारों तरफ पर्पल कलर की लाइट अपेयर होती है
जो कि वही प्रोफाउंड लाइट शील्ड थी और यांकाई को बचा लेती है। यांकाई की पर्पल लाइट शील्ड ने यांकाई को इस पाइथन के अटैक से बचा लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यांकाई इस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है चलो अब तुम्हारी बारी है, वैसे भी मैं तुम्हारे काफ़ी सारे भाई बहन मार चुका हूँ। यांकाई 100 प्लस मॉन्स्टर से लड़ा था और किसी ने भी इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं किया था, यानी कि ये काफ़ी पावरफुल थी। साथ ही रैंक 9 के पीक लेवल के मॉन्स्टर से जो उम्मीद की जा सकती थी, इसका स्टार्टिंग अटैक काफ़ी पावरफुल था और यांकाई की प्रोफाउंड सन लाइट शील्ड पहली बार कांपी थी और यांकाई लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे गया था। उसी समय ये जो पाइथन होता है अपने लोहे जैसी पूंछ को यांकाई की तरफ फेंक देता है। रास्ते में आने वाले सभी पेड़ भी इससे टूट गए थे, जिससे पता चला था अटैक काफ़ी पावरफुल है। ये देखकर यांकाई भी सीरियस होता है। स्वाभाविक तौर पर वो इस अटैक को सीधे अपनी बॉडी में हिट होने नहीं दे सकता था, तो यांकाई की बॉडी उस प्लेस से गायब हो जाती है। लेकिन पाइथन, जो कि यहाँ पे लड़ने की उम्मीद से ही खड़ा था, वो थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो यांकाई गुस्से से चिल्लाते उसके सिर के ऊपर ही उतर रहा था और कह रहा था, अरे कमीने जानवर, तुमने मुझे मारा, अब मेरा खाओ। जैसे यांकाई ने बोला था, अपने डिवाइन सेंस को इकट्ठा करते उसने इनविजिबल श्रॉड इकट्ठा की थी और श्रॉड से उसके सिर के ऊपर अटैक कर दिया था। जैसे ही अटैक उसके हेड पे हिट होता है, चिंगारियां निकल गई थी, यानी कि हेड इतना स्ट्रांग था कि यांकाई इसे सेटल नहीं कर पाया था। लेकिन इस पल तक पाइथन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बंद होते ही भिनभिनाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। पर्पल कलर का क्लाउड इस पाइथन को घेर लेता है। यही तो यांकाई भी चाहता था कि तू आंखें बंद कर और फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा। इन इंसेक्ट के अपेयर होते ही जो पाइथन था उसकी आंखों में वैसा ही डर था जैसा ह्यूमंस की आंखों में देखा जाता है। ये कांप रहे थे। उसी बीच यांकाई पीछे उस गैलरी को देखता, वो भी कांप रही थी। आंखें उसकी ऊपर की ओर घूम रही थी जैसा मानो वो बेहोश होकर गिर पड़ी हो। यानी कि सोल ईटिंग इंसेक्ट का इन सभी के ऊपर काफी तगड़ा इफेक्ट था। ये सब फट रहे थे, यानी इन सब की फट रही थी। हालांकि इन इंसेक्ट की कुछ कमियां थी, लेकिन अगर तुम इन इंसेक्ट को मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास यांकाई की तरह वर्नेज नॉलेज सी होना चाहिए। वही इनके लिए यूजफुल था, बाकी कुछ भी नहीं। साथ ही इन इंसेक्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में यांकाई को भी अनकंफर्टेबल महसूस होता था, लेकिन यांकाई के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी थी जिसके कारण वो इसे कंट्रोल कर पा रहा था, और वो था सोल बार्मिंग लोटस, क्योंकि वो इन्हें रख रहा था। लेकिन कहा जाए तो ये गैलरी और अदर लोग जरूर इन चीज़ों से डरते हैं। दूसरी तरफ पाइथन के यहाँ रुकने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। वो इन मॉन्स्टर्स को देखता है, यानी इंसेक्ट को, और तुरंत ही मुड़कर यहाँ से भाग जाता है यांकाई और उस गिलहरी को इग्नोर करके। लेकिन बेचारे पाइथन ने यांकाई के इन सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट को कम करके आंका था। ये पूरी बॉडी पे लिपट गए होते हैं और अजगर की देखते ही हालत में इसका काला कोहरा इन्हें छलने लगा होता है, यानी कि छीलने लगा होता है इसकी बॉडी को, और नीचे से कुरचते कुरचते ऊपर सिर तक ये पहुंच जाते हैं। इसकी जो बॉडी थी, पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी मजबूत थी, लेकिन सोल डिवोरिंग डेमन इंसेक्ट इसे जिंदा ही खा गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं इस स्नेक की बॉडी के अंदर उसके जो स्केल होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। यांकाई का जो डेमन इंसेक्ट थे वो उस स्केल को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। ये पहली बार था जब इंसेक्ट को ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था, और एक बात तो तय थी कि जब तक ये सभी स्केल ब्रेक नहीं कर दिए जाते ये इंसेक्ट इससे जीत नहीं पाएंगे। यांकाई यहाँ पे इन इंसेक्ट को तुरंत ही ऑर्डर देता है। हालांकि इन्हें ऑर्डर देना आसान नहीं था, क्योंकि इन इंसेक्ट के पास खुद का कोई कॉमन सेंस या कॉन्शियसनेस नहीं थी, जो कि जियो के पास थी अपनी, या फिर अपने बिग स्टोन गोल्डन जाइंट के पास थी। तो इन इंसेक्ट के पास नहीं थी, तो यांकाई को एकदम फोकस तरीके से इन्हें समझाना पड़ रहा था। हालांकि यांकाई के ऑर्डर ये सारे फॉलो कर लेते थे। यांकाई ने कहा पेड़ तोड़ दो तो ये पेड़ तोड़ देते थे, भले यांकाई ने कहा हो कि आम का तोड़ना है और ये बिही का तोड़ दें, पर ऑर्डर मान लेते थे। तो यांकाई ने धीरे धीरे समझाया होता है और ये नाक और मुंह के थ्रू अंदर घुस जाते हैं अजगर के, कि बाहर से नहीं तोड़ सकते तो अंदर से तोड़ देंगे। और कुछ दर्जन सांसों के बाद ये अजगर गायब हो जाता है। इसे काफी पेन भी झेलना पड़ा था, जिसके कारण इसने आसपास के काफी सारे पेड़ पौधे भी काट दिए थे। जिसके बाद अजगर के पेट से एक छेद होता है और ये सभी इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं और यांकाई की आस्तीन में चले गए होते हैं। यांकाई अजगर की बॉडी के पास आता है। इसकी स्किन काफी पतली थी, लेकिन इसके स्केल्स काफी अजीब और मोटे थे, जैसे मानो किसी अजीब से एसेंस से बने हुए हों, जैसे उसके इंसेक्ट भी ब्रेक नहीं कर पाए थे। तो यांकाई समझ गया था इससे वो काफी आइकॉनिक आर्टिफैक्ट बना सकता है। यांकाई उस स्केल को उठाने के लिए और बॉडी को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो लाइट में बिखर जाती, जिसकी यांकाई को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो देख के यांकाई समझ जाता है कि ये स्केल किसी स्केल होने के कारण पावरफुल नहीं थे, बल्कि किसी शायद हिडन टेक्निक या स्पेशल मेथड के कारण थे। अब क्योंकि ये अजगर की खाल उसके काम की नहीं थी, तो ये पीछे मुड़कर उस गिलहरी को देखता है। यहाँ पे सब कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ था, तो यांकाई यहाँ से कोई प्रोडक्ट बाहर लेकर नहीं जा सकता था। तो यांकाई को लगा कि शायद ये गिलहरी उसकी कुछ मदद कर पाए। यांकाई जब उस लोकेशन पे पहुंचता है तो पाता है कि गिलहरी यहाँ पे थी नहीं, गायब हो चुकी थी।
जो देख कर यांकाई थोड़ा हैरान हुआ था कि शायद ये गिलहरी अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जिंदा बची थी। जिसके बाद यांकाई अपने डिवाइन सेंस का यूज़ करता है और चारों तरफ की लोकेशन को चेक करता है। गिलहरी की लोकेशन पाने के बाद यांकाई तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये गिलहरी एक छोटे से खोल में छिपी हुई थी पेड़ के, और मतलब अजीब हैरानगी भरी आंखों से यांकाई को देख रही थी। यांकाई उसे देखते हुए कहता, ओह तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? और ऐसा कहते यांकाई ऐसे गिलहरी के गर्दन को पकड़ता है, ऐसे उठाता है और ऐसे सामने ले आता है। गिलहरी तुरंत कांपने लगती, आंखों में डर और दहशत थी। डर के मारे वो यांकाई को देख रही थी। तब यांकाई कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास स्पीड और कॉन्शियसनेस के अलावा और कोई स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि गर्दन से पकड़े जाने के बाद ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी ना, कोई अटैक नहीं कर रही थी। साथ ही यांकाई जैसे जैसे बोल रहा था तभी गिलहरी को अचानक कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपने पंजे को पेट पर फैला देती है। जो देखकर यांकाई हैरान रह जाता है। इसकी गिलहरी के पेट पर एक थैली जैसा कुछ बना हुआ था जो नेचुरली बना हुआ लग रहा था। इसे देखकर यांकाई हैरान था। तभी गिलहरी अपनी थैली से कुछ निकालती है जो कि एक स्पिरिचुअल फ्रूट था जो अंगूर जैसा दिखता था, गहरे पर्पल कलर का, लेकिन प्यारी सी स्मेल आ रही थी। गिलहरी ये फ्रूट निकाल कर दोनों हाथों से यांकाई की तरफ बढ़ा देती कि मालिक इसे खा लो पर मुझे छोड़ दो। जिससे यांकाई को रियलाइज हो जाता है कि रिश्वत दे रही है, लेकिन गिलहरी काफी इंटेलिजेंट है, यानी कि कॉन्शियसनेस है इसके पास। यांकाई समझ गया था कि गिलहरी उससे काइंडनेस की उम्मीद रखती है, तो यांकाई हल्के से हंसता है और उसे उस शाखा में वापस रख देता है। गिलहरी अभी भी उस ब्रांच के पास आकर वो फ्रूट पकड़े हुए थी और यांकाई के पास ला रही थी। जो देखकर यांकाई कहता है, क्योंकि तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता, और हल्के से खांसते हुए उस फ्रूट को ले लेता है। तभी यांकाई कहता है, सच कहूं तो मैं इस फ्रूट के बारे में काफी क्यूरियस हूँ। हालांकि गाओ ज़ोटिंग ने उसे बताया था कि इस दुनिया में कई अजीबोगरीब चीजें भी हैं, जिनमें कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट भी हैं जो काफी रेयर होते हैं और आपकी सोल के लिए काफी प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन यांकाई और कोई भी इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, बस आप यहाँ पे ही उसे यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत जांच के बाद यांकाई इसे अपने मुंह में डाल लेता है और यांकाई का मनोबल बढ़ जाता है चबाने के बाद कि ये कोई खराब चीज नहीं थी। पेट पे जाते ही बॉडी में एक प्यारी सी एनर्जी फैलने लगती है। चरम सुख की यांकाई को प्राप्ति होती है। पहले यांकाई की बॉडी में जो बेचैनी थी वो भी गायब हो चुकी थी। यांकाई को लगा कि 3-4 और फ्रूट मिल जाए तो सारी जिंदगी की बेचैनी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में गिलहरी उसकी बात समझ जाएगी। वो उसे पाइथन की तरफ इशारा करती और फिर उस पहाड़ की तरफ जहां से वो आ रही थी, जैसे यांकाई को कुछ बताना चाहती हो। जो देख के यांकाई कहता है, तुम्हारा मतलब है कि ये पाइथन उस फ्रूट को प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना? जिस पे गिलहरी अपना सेल आती, हाँ हाँ मालिक यही कह रही हूँ मैं। ये पाइथन जहाँ रहता था वहाँ कई और टाइप के स्पिरिचुअल फ्रूट भी हैं। जो देखकर यांकाई कहता है, नेकी और पूछ पूछ, फिर इंतजार किसका करें, चलो चलते हैं। यांकाई अपना हाथ हिलाता है और अपनी सोल में मौजूद बेचैनी को कम करने के लिए वो जल्द से जल्द इन फ्रूट को अब्जॉर्ब करना चाहता था, जो कि सोल को शांत करने के लिए काफी यूजफुल थे। तो इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या यांकाई को ये फ्रूट मिलते हैं या नहीं। जो कुछ भी होगा नेक्स्ट एपिसोड पे होगा। वीडियो लोगों तो लाइक से सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून, बाय बाय।